बैक टू द चैनल। आई होप तो सब बढ़िया हैं, सब चंगे हैं, सब स्वस्थ हैं। चलिए भैया, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करी थी और उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। पहले हम कलेक्शन करते हैं डेटा का, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो है हम देखेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कलेक्शन ऑफ डेटा के दो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। फर्स्ट आपका वो था प्राइमरी सेकेंडरी डेटा से, और दूसरा आपका सैम्पलिंग से रिलेटेड था। ठीक है, सेंसस और सैम्पलिंग, राइट। वो था आपका, और फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन था। तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर अकॉर्डिंग टू टी आर जैन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहता क्या है कि भैया अब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसको बेटा ऑर्गेनाइज करना है हमें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉर्म नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ फिगर है कि जिसमें हमारे यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं सिमिलर डेटा को। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन हम उसका इजीली कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कलेक्शन कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लेंगे अब हम, और फिर उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम उसको, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द डेटा। हमारे पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, जैसे हमारे पास मार्क्स गिवन है बच्चों के, हमारे पास जैसे उनके क्लास गिवन है, कौन से क्लास के अंदर है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक तरह से। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी। फीचर क्या, क्लासिफिकेशन के दो फीचर्स हैं कि डेटा जो है वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, पर्संस में बी क्लासिफाइड एज एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। ठीक है, डेटा ग्रुप्ड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास सिमिलरिटीज, उनके सिमिलरिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑल सिमिलर यूनिट्स आर पुट इन वन क्लास एंड एज अ सिमिलर चेंजेस क्लासेस आल्सो चेंजेस। ठीक है, अब क्या पता एजुकेटेड पर्सन जो था वो तो एजुकेटेड था ही, लेकिन अनएजुकेटेड वाला एजुकेटेड बन गया, तो अब उसको तो अनएजुकेटेड से एजुकेटेड में डालना पड़ेगा ना। क्या सर एजुकेटेड अनएजुकेटेड करे, कुछ पहले नहीं पढ़ा। मैंने कहा कि भैया जो बंदा अनएजुकेटेड है, अब वो उसने पढ़ाई कर ली, तो उसको एजुकेटेड में डालना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे वहाँ पे भी चेंजेस होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्लासिफिकेशन की, कि ये क्या है, ब्रीफ और सिंपल डेटा देता है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका ये होता है कि जो भी डेटा है उसको हम ब्रीफ में दें और सिंपली दें। ठीक है, फिर आया यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है आपको पता है, वैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बट यहाँ पर हम उस चीज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम बात किस चीज़ की करें कि जो क्लासिफिकेशन है वो एनहांस करते हैं यूटिलिटी ऑफ डेटा को। क्यों? क्योंकि ये सिमिलैरिटी लाता है बिटवीन द डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। ठीक है, डिस्टिंक्टिवनेस, क्लासिफिकेशन जो है वो रेंडर करता है ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डेटा, जो कि मोरली क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट कर देता है डेटा को बेसिकली। ठीक है ना, डिफरेंसेस लाता है। कंपेरेबिलिटी मतलब क्या, ये इजिली ये जो है डेटा को क्या करता है, कंपेयर करने के लिए हमें मतलब कंपेरेबल बना देता है डेटा को। साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ साइंटिफिक मैनर, जिससे क्या होता है यहाँ पर रियलिबिलिटी बढ़ती है। मतलब कि वो जो डेटा हमारे पास आया है निकल के, क्या वो एक्चुअल में वैसा है या नहीं है, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ बताता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, क्लासिफिकेशन मोर अट्रैक्टिव दिखा देता है डेटा वगैरह को। ठीक है, फिर एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है बहुत अच्छा सा, तो उसके लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए उस डेटा के अंदर। पहले बस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है होमोजेनिटी होनी चाहिए, तीसरा कह रहा है इलास्टिसिटी होनी चाहिए, चौथा कह रहा है कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए डेटा, क्लैरिटी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, स्टेबिलिटी मतलब कि जो डेटा वो स्टेबल होना चाहिए बेसिकली। होमोजेनिटी मतलब क्या कह रहा है कि होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक से वो बिलोंग करना चाहिए। इलास्टिक मतलब
कि जो यहाँ पर स्कोप है चेंज करने का वो डिपेंड करे कि सिर्फ एक यू कैन से एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से हुए, वो यूनिक की किसी भी वजह से हो रहा है, वो एक स्पेसिफिक वजह से होना चाहिए चीज़। कम्प्रीहेंसिव, जो क्लासिफिकेशन है हमारा डेटा का वो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, मतलब कि जो भी आइटम है वो क्या होना चाहिए, उसी ग्रुप में जानी चाहिए और क्लास में जानी चाहिए कि कोई भी आइटम बचे ना, ठीक है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए, अनएम्बिगियस, मतलब कि क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिकली कि जो क्लासिफिकेशन हमने करा है डेटा का वो क्लियर और सिंपल होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उस डेटा को जो हमने प्लेस करा, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, पहला है ज्योग्राफिकल। अब ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग हमने रेफरेंस जो क्लासीफाई करा, जैसे मैंने कहा पंजाब में 30 नंबर ऑफ फॉर्म्स है, हरियाणा में 20 है, यूपी में 25 है। क्रोनोलॉजिकल, ईयर के अकॉर्डिंग हमने कहा कि कितनी सेल्स बढ़ी है या कितनी सेल्स घटी है। 2011 में 80 लाख थी, 12 में 90 हुई और 13 में 95 लाख हो गई, ठीक है। क्वालिटेटिव, जो ये क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज होता है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटीज के अकॉर्डिंग किया जाता है जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकॉनमी, मतलब क्या कह रहा है कि बिकॉज डेटा जो होता है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, से मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, इस बेसिस पे किया जाए। फिर आता है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड होता है कि उनकी एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्या किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री वर्कर्स है, उसमें मैंने कहा स्किल्ड अनस्किल्ड, मैंने कहा स्किल्ड में भी लिटरेट और इलिटरेट और अनस्किल्ड में भी लिटरेट और इलिटरेट, ठीक है, ये सब होना चाहिए। फिर है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। जैसे एज ग्रुप है 20 to 30, उसमें मेंबर ऑफ फॉर्म्स कितने, मेंबर्स कितने फॉर्म में 15 है। 30 to 40 ग्रुप के कितने 25 है, 40 to 50 के कितने 35 है, 50 to 60 के कितने 10 है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आया कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल का कहता है कि जो करेक्टरिस्टिक और फिनोमिना है जो कि कैपेबल होता है, क्या है करेक्टरिस्टिक और यू कैन से फिनोमिना है, जिसमें हम मेजर कर, जो कि मेजर करता है और देखता है कि क्या वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है, डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि जो डिफरेंस होता है वैल्यू के अंदर वो मे बी रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल हो, आइटम हो या प्लेस के अकॉर्डिंग हो या टाइम के अकॉर्डिंग हो, हर एक वैल्यू जो है उस रेंज के अंदर उसको हम कहेंगे वेरिएट कहेंगे। जैसे कि प्राइस है वो एक वेरिएबल है क्योंकि प्राइसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर एक कमोडिटीज की। एज भी क्या होती है, वेरी करती है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी, सम मोर वेरिएबल्स आर हाइट, वेट, वेजेस, एक्सपेंडिचर, सिमिलरिटी बोलते हैं, इंपोर्ट्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं इसको हम। इसका मतलब ये है कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंक्रीज होते हैं इन जम्स और कंप्लीट नंबर, मतलब जैसे 1 2 3 4, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 0 है, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 5, मतलब 5 फैमिलीज हैं जिनमें बच्चे कितने हैं 0 है। अरे भैया ये क्या हो गया, कलर कैसे चेंज हो गया इसका, हमारे उसका, एक मिनट, चलिए कोई वो इशू आ गया होगा कैमरा में, हमने रिजॉल्व कर दिया, चलिए। तो फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 7 है और उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 1 है। ऐसी 25 नंबर ऑफ फैमिलीज है और 2 इधर हैं और 3 नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 40, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ आएगा चिल्ड्रन, यहाँ आएगा फैमिलीज, ये उल्टा लिखा गया है कि मतलब 0 फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज, नहीं यार रुको, एक भी फैमिली के अंदर 5 बच्चे हैं, सही लिखा हुआ है वैसे तो, ये टोटल चिल्ड्रन लिखा हुआ है, टोटल फैमिली आना चाहिए ना। हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ है, टोटल चिल्ड्रन नहीं आएगा यहाँ पे आपका टोटल फैमिली आएगा। तो टोटल फैमिलीज कितनी है 40 है, ठीक है, ओके। फिर आई बात कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल है वो एज्यूम करता है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ी थी ना आपने, वही होता है कि इसमें क्या कह रहा है कि हाइट और वेट जो इंडिविजुअल की वो कुछ भी हो सकता है विद इन द लिमिट्स, मतलब 10 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम जैसे कि डेटा जो है वो मेजर ऑप्टेन किया जाता है बाय मेजरमेंट, जैसे कि 40 से 50 किलो वेट है 22 बच्चों का, 6 बच्चे हैं जिनका वेट इतना है, 9 बच्चे इतने हैं जिनका ये है, ऐसे ऐसे करके जो ये, और टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे हमारे 50।
अब आया डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। सबसे पहला आया मीनिंग। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें क्या होता है सिर्फ एक वेरिएबल ली जाती है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ली जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू ली जाती है। जबकि कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शन दोनों आते हैं। चेंजेस इन वैल्यू ये कंप्लीट चेंज होता है, ये इंक्रीज होता है फ्रैक्शन में भी और कंप्लीट नंबर्स में भी। डेटा कलेक्शन, इस केस में डेटा जो होता है वो काउंटिंग के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और इसमें मेजरमेंट के थ्रू कलेक्ट या ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स है इन क्लास, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। जबकि इसमें क्या हाइट और वेट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएबल एज दे कैन बी इन फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर आई बात रो डेटा क्या होता है। रो डेटा होता है एक मास ऑफ डेटा जो कि क्या होता है क्रूड फॉर्म में होता है। क्रूड फॉर्म मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 10 20 30 40 10 25 17 है। अब इसको ये रो डेटा इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, जैसे 10 10 17 20 30 40, ये अब हमारा ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया। ठीक है, इसको अब हम और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि मैंने कहा 10 के जो है वो 2 फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ठीक है, 17 की एक है, ऐसे 20 30 40 की भी क्या है एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सीरीज क्या होता है, जब हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं एक सीक्वेंस में, उसको हम सीरीज कहते हैं। फिर आई बात फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ टाइम्स जो वो रिपीट होती है वैल्यू इटसेल्फ, वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक ऐसी टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है और एसोसिएटेड वैल्यू लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर अब मान लो यहाँ पे है, इसने बोला कि सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड आउट ऑफ देम नो स्टूडेंट्स को 70 नंबर मिले, मतलब 70 जो 9 बच्चे हैं उनके 70 नंबर आए, 6 बच्चों के 85 आए और ऐसे 5 बच्चों के 92 है, तो फ्रीक्वेंसीज क्या हुई 965। अब उसको मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैंने कहा यहाँ पे आपके आगे स्टूडेंट्स, यहाँ आगे आपकी फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट कितने थे 9 6 5 70 85 92, मतलब 85 और 92। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। इसमें मैं टेबल में कर देता हूँ, वो क्या कहलाया है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, ये अरेंजमेंट होती है क्लासिफाइड डेटा के एक लॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द साइज होती है। ये अकॉर्डिंग टू साइज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑकरेंस हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सम अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे को डेटा निकालना है, ठीक है, अगर डेटा जो है वो प्रिटेंड करे तो मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट इन क्लास और एक सिस्टमेटिक वे में पुट कर दूँ तो वो स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाएगी। अब यहाँ पर दो तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस में नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है आपके सिलेबस में, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कहता है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट सीरीज जिसमें आइटम्स लिस्टेड होते हैं सिंगली, एक ही आइटम जो है वो लिस्ट होती है। ईच आइटम जो होती है वो क्या होती है सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट देती है। दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइज आपके सिलेबस में, अनऑर्गेनाइज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, ये वो अरेंजमेंट होता है रो डेटा का, बेसिकली अरेंजमेंट होता है ऑर्डर वे में, या ऑर्डर वे में हम एक अरेंज कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज होते हैं वो भी दो वे में रिप्रेजेंट की जाती है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग और दूसरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं कि हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 10 बच्चों के नंबर ये आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा सीरीज के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, ये आप मीन में पढ़ के आए हो ना, मीन में हम इंडिविजुअल सीरीज में करते थे, वही चीज़ है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ आ रहा है डेटा हमारा और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ऐसे में आ रहा है डेटा, बस सिंपल सी बात है। तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा और इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज एरे, उसको हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। ठीक है, फिर आया डिस्क्रीट सीरीज। अभी हमने ऊपर इंडिविजुअल सीरीज करा, आप डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या कहते हैं कि मच बेटर व्यू होता है प्रेजेंटेशन का, ताकि हम एक्सप्रेस कर सके इसको डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, एक सीरीज होती है जहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं वो डिफर करती है फ्रॉम ईच अदर बाय अ डेफिनेट अमाउंट, एक डेफिनेट अमाउंट में। कैसे कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूजिंग टेलीमार्क। टेलीमार्क में कैसे, जैसे ये मेरे को डेटा गिवन है, ठीक है, इसको मैंने डेटा को मैंने टेलीमार्क के अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने ये पूरा डेटा मेरे को गिवन है, मैंने सबसे पहले क्या करा, इसमें ये देखे कि कौन कौन से नंबर हमारे आ रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, 15 आ रहा है,
20 आ रहा है और 25 आ रहा है, उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं आ रहा, ये 4 नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 10 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैंने इन सब की फ्रिक्वेंसी निकाली, ठीक है। फ्रिक्वेंसी निकाली, मेरे पास ये निकल के आई 7984, ठीक है। अब मेरे को इसको टैली की फॉर्म में करना है, तो टैली नंबर कैसे करते हैं वो देखो, ऐसे होता है 1 2 3 4 5 पे हम ऐसे डंडा लगा देते हैं, ठीक है। फिर 6 7, अब यहाँ पे 10 होता या 12 होता है, कुछ भी होता है, मान लो 10 होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, 7 हो गया, 8 9 और फिर 10। 12 होता तो मैं एक और 2 डंडे लगा देता, या एक 11 होता तो एक लगाता, इस वे में चलता है, ठीक है। तो ये हो गया 7। फिर मेरे को 9 को करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 करना है 1 2 3 4, बस हो गया ये टैली नंबर में। इस वे में जो हम इसको करते हैं। ऐसी अगले वाला है, अगले वाला सेम, मैंने वही डेटा को देखा, साइज ऑफ शूज़ ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी में कोई गिवन है, तो मैंने दो करा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 1 2 3, सिंपल बात खत्म। इस वे में करना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या कह रहा है कि एज कम्पेयर टू डिस्क्रीट वेरिएबल, हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं इंटरवल के अंदर, कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल। एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, वो सीरीज होती है जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फिर क्या कह रहा है, शोइंग रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज। इसमें कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, कुछ डायग्राम वगैरह नहीं है, सिंपल समझो। यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा, आगे आना आएगा तो। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो देखो, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे क्लास क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो क्लास क्या होती है, कि ऐसी रेंज होती है वैल्यूज़ की जिसमें सेट ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे 5 to 10 है, 10 to 15 है। इसके अंदर मैंने क्या 10 जो फ्रीक्वेंसी है 5 6 7 8 9 10 को लेकर, इसमें 4 बच्चों के आए हैं नंबर, इसमें ये 10 से 15 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, इसमें क्लास लिमिट होती है जिसकी 2 लिमिट होती है, जैसे 5 जो है इसकी लोअर लिमिट है और 10 जो है वो क्या है उसकी अपर लिमिट है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज होती है क्लास की, उनको हम लिमिट्स कहते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या कहते हैं, डिफरेंस होता है बिटवीन दी अपर एंड दी लोअर लिमिट। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 5 to 10 का 5 है, क्योंकि 10 और 5 के बीच में डिफरेंस इतना 5 का। मैं कहूँ 20 से 30 है, तो यहाँ पे गैप कितने का, 10 का, तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डिजायरेबल होता है क्या, कि जो विड्थ है हर एक क्लास इंटरवल की वो इक्वल हो एक साइज के अंदर। जो साइज या विड्थ होती है हर एक क्लास इंटरवल की, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके और नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड, ठीक है। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। जैसे कि क्लासेस दे रखे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 और ये 70 to 80 तक जा रही है, तो मैंने कहा लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट दैट इज 0, उसका डिफरेंस, और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल दैट इज 80। तो 80 में से मैंने 0 माइनस करा, 80 के आगे मेरी रेंज आ गई। साइज ऑफ द क्लास में क्या कहते हैं, it refers to the size of the class interval और it refers to the width of the class। मतलब अगर मेरे को साइज ऑफ द क्लास निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रेंज यानी आर को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ क्लासेस से यानी एन से, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सबसे पहला आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या कहते हैं, ये वो सीरीज होती है जिसमें हर एक क्लास इंटरवल एक्सक्लूड किया जाता है टू इट्स अपर लिमिट। मतलब जैसे 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। तब लिया नहीं जाता जिसमें, मतलब हम 15 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे इस वाले में, फिर इसमें 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें 25 को नहीं करेंगे, ऐसे। एग्जाम्पल देखो, ये दे दिया हमें, ठीक है, ये दे दिया हमें डेटा, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका बनाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे हम इस वे में। हमने कहा फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिख दिया हमने, सेकंड कॉलम में हमने टेलीमार्क का डाला, और थर्ड कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 0 to 10 है। अब भैया देखो यहाँ पे हम ना मेन चीज़ आपको जो देखना है वो ये देखना है कि आपको इसमें लिखना कैसे है, कि हमने फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालनी है, बेसिकली ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे 10 to 20 में 4 आइटम्स है, मतलब देखो अब 0 to 10 में मैंने क्या लिया, 0 to 10 में मैंने सिर्फ 8 लिया,
मैंने 10 को कंसिडर नहीं करा। एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही है कि आपने अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना। 0 to 10 है, 10 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। तो 0 से 9 तक मैंने देखना है कि 0 और 9 तक कितनी टर्म्स आ रही है, तो वो 8 आ रही है। फिर मैंने देखा 10 to 20 में, मतलब मेरे को 20 को इंक्लूड नहीं करना, तो मतलब क्या आई, 10 आई, 12 आई, 16 आई, 18 आई। उसके बाद मैंने देखा कोई भी टर्म नहीं आ रही, 20 भी नहीं, तो ये 4 हो गया। अब मेरे को आगे देखना था 20 to 30, मैंने लिया एक ये 28। अब 20 to 30 देखना ना, तो मेरे को 2 देखना है, 2 और कहाँ है, ये रहा। 29 लूँगा, 27 लूँगा, 22 लूँगा, और इनमें तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये 5 आ गए मेरे पास, ठीक है। अब आगे देखा मैंने 30 to 40 है, ठीक है। 30 to 40 में मैंने 31 लिया, 38 लिया, 3 वाली लाइन देखूंगा मैं, 39 लूँगा, फिर देखूंगा मैं 3 वाली कहाँ है, 3 वाली कहाँ है, 3 वाली कहाँ है, ये रही। 34 लूँगा, 39 लूँगा, 32 लूँगा, तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मेरे को निकालना। मतलब एक्सक्लूसिव में हमने ऊपर वाली नहीं लेनी है, ठीक है ना। इसमें 10 नहीं लेना, इसमें 20 नहीं लेना, इसमें 30 नहीं, समझ गए ना। ऐसे करके आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट मंथली इनकम इन 1000 ऑफ सिलेक्टेड 40 फैमिलीज, 40 फैमिलीज की। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 40, अब 40 ऑब्जर्वेशंस है, तो अब 40 की 40 ऑब्जर्वेशंस तो लिखोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल के में लिखोगे इसको। तो हम क्या करेंगे, 6 क्लासेस ले लेंगे, जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो सबसे छोटी जो इसमें है वो कितनी है इस टेबल में, 10 है सबसे छोटी। तो मैंने 10 से लेके शुरू कर दिया, मैंने 10 to 15, 15 to 20 ऐसे करके मैंने लेता गया। एंड द लार्जेस्ट इज 38, अब लार्जेस्ट क्या है, 38 है। तो इसलिए विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल को हम पहले कैलकुलेट करने कि कितनी विड्थ हमें चाहिए उसके लिए। तो विड्थ को हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या करा, लार्ज क्लास इंटरवल लिया, लार्ज जो हमारी वो थी वैल्यू थी, वो थी हमारी 38 और स्मॉलेस्ट थी 10। और हमें क्लास इंटरवल कितने, क्लास डिजायर कितनी है, हमें 6 क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट करा तो वो 4.66 आया, विच इज नियर टू द 5। तो हमने 5 के गैप में ये ले लिया, ठीक है। तो इस वे में हमने कैलकुलेट करके इसको बना दिया। अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आंसर्स मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे को अवेलेबल है इसके, तो मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ। 1 मिनट रुकना, जस्ट अ सेकेंड। चेक करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं, लेकिन आंसर्स भी होंगे उसके। लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये आपका। इट इज क्वेश्चन नंबर 5th, ओके। बेटा कोई भी इशू आए ना तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई टू दैट। और नहीं करा तो अगली क्लास में कर दूंगा, या आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स के अंदर ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे, अरे यार ये क्या खुल गया। स्टैटिस्टिक्स ये रहा, चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्वेश्चन थर्ड आ गया आपका क्वेश्चन, फोर्थ आ गया, फिफ्थ ये रहा, ओके। फिफ्थ के आंसर्स, सबसे पहला जो है आपका, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल निकालनी है। तो वो तो आप निकालोगे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ फ्रीक्वेंसीज आपकी क्या क्या आएंगी। फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ मैं, विड्थ नहीं बता रहा मैं, आपके वो नहीं बता रहा, क्लास इंटरवल नहीं बता रहा। क्लास इंटरवल आपको खुद निकालना है, तो देख लेना अकॉर्डिंगली। 6 आएगा, 6 क्लास सामने हमने क्या करा, हमें यहाँ पे 6 के अंदर करना है, ठीक है ना। वीकली डिस्ट्रीब्यूट वो जो भी है, वीकली पॉकेट मनी को हम 6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर रखा है 6 6 7 7 और फिर 3 और 1, ठीक है। ये आ गया आपका ए पार्ट का आंसर।
ठीक है। और फिर आपका बी पार्ट में आपका मोर देन ₹140 का आंसर है 4, और इसका है मोर देन लेस देन 100 का 12, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का हाउ मच परसेंटेज में आपका आएगा 43.33%, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट पूछी है। तो मैक्सिमम आपकी आ रही है ₹175, और इसमें मिनिमम आ रही है ₹62, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा आपको। चलिए, सॉल्यूशन वैसे मैंने दे ही रखा था भाव, चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन दे रखा था मैंने, इट्स ओके, बट आपको कैलकुलेट करना है खुद से। इंक्लूसिव सीरीज आती है। फिर इंक्लूसिव सीरीज क्या कहती है? एक सीरीज जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल आइटम्स अप टू अपर लिमिट लेते हैं। अब इसमें हमें 10 to 14 है, तो हम 10 to 14 लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, 50 बॉयज है, यहाँ पे 0 to 9 है। अब 0 to 9 हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, हमने यहाँ पर बोला कि कंस्ट्रक्ट करो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे थे, एंड सो ऑन। हमें यहाँ तक लेके जाना है आखिरी वैल्यू तक, जो आखिरी वैल्यू हमारे यहाँ पे है, दैट इज 59 सबसे हाईएस्ट है। हमने 59 तक बनाया, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज निकाली। जब 0 to 9 है, 0 to 9 में देखो क्या क्या आ रहा है। 0 to 9 में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 1, एक आ गया 6, एक आ गया 6, ये आ गया 3, और है नहीं, और है ही नहीं, ठीक है। फिर हमने देखा आगे 10 to 19 में, तो 10 लिया, 11 लिया। मैं 1 नंबर देखूंगा, अब स्टार्टिंग में 1 नंबर किसका आ रहा है, ये 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 रहा, और कोई आया नहीं। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे मेरा क्या गया 11 आ गया। ऐसे ही मैं आगे करूँगा। अब इसमें हमने इंक्लूड करा है 19 को, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, इंक्लूसिव में हम इंक्लूड करते हैं। फिर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला मोर देन 20 और लेस देन 19 वाला। तो मोर देन 30 कौन है, मोर देन 30 जिनके मार्क्स आ रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे। मोर देन 30 में ये आएंगी, ये तीनों को ऐड करा 30 आ गया। लेस देन 19 मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 11 और 3 को 14 आ गया। फिर कह रहा है आपको निकालना है हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर बिटवीन 20 to 49, मतलब इसके बीच में। इन तीनों को ऐड करेंगे 6 11 12 को, और उसको कर देंगे परसेंटेज में कैलकुलेट। 6 12 11 को कैलकुलेट करा 29 और टोटल 50 थे, इसको डिवाइड करा इनटू में 100 करा, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, 10 क्लास इंटरवल लेने आपको ये बता दिया गया है। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और सॉल्व करके आना आपको ये, ठीक है। ये लो एक और क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। इसमें 6 वीक पीरियड है, मतलब 6 आपका क्या है, क्या है आपका 6 नंबर ऑफ जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। फिर आया इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करने के लिए। अब ये कहते हैं कि डिफरेंस देखेंगे हम अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। हाफ ऑफ द डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ मतलब देखो सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे 10 to 19 है, ठीक है, तो मैंने कहा मेरे को भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मैंने अपर लिमिट देखी 19 और इसमें देखी मैंने 20, दोनों के बीच का डिफरेंस था 1, तो मैं 0.5 माइनस करूंगा और 0.5 ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से लोअर लिमिट में से मैं 0.5 क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरी आई 9.5 टू 19 है, तो 19.5 हो गया। ऐसे ही 19.5 टू 29.5, फिर 0.5 माइनस करें तो 29। अब देखो ये आपका क्या आ गया, एक सीरीज में बन गई, इंक्लूसिव सीरीज में बन गई, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ, अगर क्या है ये तो कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर लोगे फर्स्ट 9th क्वेश्चन को, तो ठीक है ना। और फिर उसके बाद है आपका ये 10th क्वेश्चन, इसमें आपको खुद ही करना है, इसमें मैं क्या ही आंसर दूँ आपको, ठीक है। डिफरेंट अगर लगा तो मुझे बता देना। फिर आए डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, ये तो आपको वैसे समझ आएगी होगा अभी, वैसे फिर मैं पढ़ देता हूँ क्या है। कह रहा है कि एक्सक्लूसिव मेथड होता है वो क्या कहता है, इसमें अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल उसको काउंट करते हैं इन द नेक्स्ट इमीडिएट क्लास, लेकिन इसमें सेम क्लास के अंदर किया जाता है। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की और लोअर लिमिट जो होती है नेक्स्ट क्लास की वो सेम रहती हैं, जबकि इसमें क्या होती है वो डिफरेंट होती है इंक्लूसिव में। नहीं यार, ये
पॉइंट अलग लिख दिया क्या? यूजर पे सेव रहती है ना, लेट मी चेक इट ऑल्सो। ओके, द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर ऑफ नेक्स्ट क्लास, हाँ वो डिफरेंट रहती है। हाँ जी, क्लियर है। और यहाँ पर नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू इंक्लूसिव प्रायर मैथ, इंक्लूसिव मैथड प्रायर टू कैलकुलेशन, जबकि इंक्लूसिव में हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ओपन एंडेड सीरीज क्या कहती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लोअर क्लास इंटरवल आखिरी वाली नहीं दी होती है, ठीक है। तब हमें ओपन एंडेड को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला केस, तीन केस होते हैं। जब यहाँ पे यूनिफॉर्म क्लास विड्थ हो, यहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रेंड हो क्लास विड्थ का, और यहाँ पे डिफरेंट क्लास विड्थ हो ऑफ नॉन क्लास इंटरवल, मतलब यूनिफॉर्म क्लास है और यूनिफॉर्म ट्रेंड है और डिफरेंट क्लास है। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म क्लास का मतलब ये है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इंटरवल, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं क्लास इंटरवल। एग्जाम्पल में देखो तब समझ आएगा आपको। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब 10-10 के गैप के बीच में है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये क्लास इंटरवल है वो क्या है, ऑल्सो इक्वल टू 1 है, 10 है सॉरी। तो इसका मतलब फर्स्ट लोअर क्लास इंटरवल क्या होगी, 0 to 10 होगी, और आखिरी क्या होगी, 40 to 50 होगी, ठीक है ना। अब ये क्या है, मिसिंग क्लास इंटरवल। मिसिंग क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में जो विड्थ है सेकंड क्लास इंटरवल की वो क्या है, इसकी क्या है, 20 है। इसकी कितनी है, 30। इसकी 40। तो इसका मतलब क्या कि 10-10 से बढ़ रहा है, तो इसकी कितनी होगी, 50 होगी, और इसकी क्या होगी, 10 होगी, है ना। तो ये आ गया हमारा 0 to 10, और ये हमारा आ गया 42, सॉरी 100 to 150, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट करो लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, निकालना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्लास इंटरवल है वो देखो पहले, यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे कितना है, 20, यहाँ कितना है, 30, यहाँ कितना है, 20, यहाँ कितना है, 5। अब भैया ये तो अलग अलग है, इसमें क्या करें। हमने क्या इसमें अलग अलग है, तो इसलिए हमने कहा कि जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और लास्ट क्लास की जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। तो ये ऐसे ही चलेगा डेटा इसका, ठीक है। फिर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती है वो कॉन्टिन्यूसली ऐड होती जाती है टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इन द सीरीज, जैसे लेस देन और मोर देन होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बट जब ये स्कूल में होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इसको डिटेल में करा देते हैं, बाद में डिटेल में जब हमें मीडियन मोड वगैरह करते हैं हम चैप्टर, उनमें नहीं बताते हैं, जबकि उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बताना ये सब कुछ, ठीक है। फिर आया बेसिकली ये कर रहा है लेस देन को और मोर देन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट, ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया मीडियन वाले चैप्टर में, तो मैं ये नहीं करा रहा, ये स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना मत करिए। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, जिसमें हमें सिर्फ मिड वैल्यू दी होती है, तो उससे हमें लोअर और अपर लिमिट निकालनी होती है। हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट निकालने के लिए, L1 निकालने के लिए हम मिड वैल्यू में से मिड वैल्यू -1/2 इंटू में आई करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पे मिड वैल्यू दे रखी है 5, 15, 25, 35, 45। अब मेरे को इसको निकालना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यू, दो मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। 10, तो 10 का मैंने हाफ करा वो आया 5, तो मतलब 5 माइनस करना, 5 सब्ट्रैक्ट करना। तो मतलब अगर 5 मिड वैल्यू थी, इसकी लोअर लिमिट कितनी हुई, 0 हुई, और इसमें मैंने +5 कर, तो अपर लिमिट कितनी आई, 10 आई। तो क्लास इंटरवल में कितना है, 0 to 10 आया, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने कर दिया। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपका ये क्वेश्चन है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करना है आपको। इसको क्वेश्चन को मैं साइड हो जाता हूँ, ये लो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब दोबारा, अच्छा ये तो आपका अगला टॉपिक की लाइन है। यूनिवेरिएट क्या होता है, यूनिवेरिएट होता है, बाईवेरिएट होता है, मल्टीवेरिएट होता है। यूनिवेरिएट का मतलब होता है कि ये वो सीरीज होती
ये सेट ऑफ सीरीज होती है जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो एक वेरिएबल के लिए ही होता है, एक वेरिएबल के साथ होता है बेसिकली, जैसे कि डेटा ऑन इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, बाईवेरिएट क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि ये वो सीरीज होती है स्टैटिस्टिकल की जिसमें डेटा जो होता है वो दो वेरिएबल के साथ होता है, मल्टी में मोर देन 2 होते हैं। बाईवेरिएट जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड और इनकम, मल्टीवेरिएट में जैसे कि डेटा ऑन एज, सेक्स, एजुकेशन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आया कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या होता है, जब हम फ्रिक्वेंसी वैल्यू को परसेंटेज की वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये भी मैंने आपको सिखाया था जब हमने अभी, अच्छा सिखाया कहाँ था, अभी सिखाएंगे आपको। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो 60, 120, 40, 80, 100, 400 है, तो कैलकुलेट करना है हमें, तो 60 मार्क्स से 10 बच्चों की हैं तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आप निकाल सकते हो। 60 डिवाइडेड बाय में, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि हाँ इसको करना है, तो कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, मार्क्स कितने हैं 60 आए हैं, इनटू में 100, तो 0 से 0 गया, इसको कट करेंगे 15 आ गया। ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 0 से 0 गया, 3 पे कट करा 4, या आया 5, 2, या आया 5, 25 बाय 5, सॉरी 25 बाय 2, एक मिनट, 15 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 है ना, 0 से 0 गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो गया, 5 जा 10, ठीक है, 25 बाय 2 कितना आया ये, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे 12 बाय 40 इंटू 100, एक मिनट में देख लेता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं लिख रखा है यहाँ पर, बिकॉज आई एम थिंकिंग इट इज रिटन रॉन्ग, ये सबकी वैल्यूज गलत क्यों आएंगी फिर। क्यूमुलेटिव कहाँ है, 17 आपको दे दिया, ओके, बाईवेरिएट, ओके, ये अलग से दे रखा है बेटा, ठीक है, ये आपको अलग से दे रखा है, थिंक सो, हाँ ये ऐसे ही दे रखा है, ये मेरे ख्याल किसी और बुक से मैंने ले रखा है और वो यहाँ पे गलत लिख रखा है, तो फ्रिक्वेंसी आपको वैसे निकालनी है जैसे मैंने आपको बता दिया ना ऊपर, जैसे आपने फर्स्ट वाले की निकाली वैसे आपको निकालनी है, ठीक है, ये आगे का ना आपको गलत दे रखा है आंसर में रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो आप इस वे में ना कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, मैच भी कर जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द मेन थिंग, आई होप से समझ आई होगी। ये आपका क्वेश्चन है बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि आपको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि जो फॉलोइंग डेटा है वो शो करता है 15 बच्चों के मार्क्स इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अब कंसिडर करो एक बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, मार्क्स दे दिया आपको इस सब चीज़ों के, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, मार्क्स इन अकाउंट्स मैंने करा 25 हैं, 26 आए हैं बच्चों के, 27 आए हैं और 28 आए हैं, उससे ऊपर किसी के गए नहीं है, और टोटल लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में मैंने कहा 19 आए हैं, 20 आए हैं, 21 आए हैं, 22 आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो 25 का है, देखो 25 ये रहा, 25 एक, और 25 का है ये रहा 2, ऐसे दो बच्चे हैं जिनके 25 मार्क्स आए अकाउंट्स में। फिर मैंने देखा यहाँ पे मैंने 19 ले रखा है ना, यहाँ मैंने क्या ले रखा है 19, ठीक है। तो 19 में अब क्या करना, अब देखो क्या है, दो बच्चे हैं, मैंने अकाउंट से करना, तो मैंने कहा यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा और है, और ये फर्स्ट वेरिएबल है मेरा 1, एक्स को मैंने 1 मान रखा है, वाई को मैंने 2 मान रखा है, तो 1 1 हो गया और ये 1 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने करा 19 में, 19 मार्क्स कितने हैं बच्चों के इकोनॉमिक्स में, एक, दो, तीन बच्चों के हैं, तो एक तो ऑलरेडी आ ही गया, फिर मैंने कहा एक और है और एक और है, ठीक है। तो तीन बच्चे मेरे यूं हो गए, ठीक है। इनको 1 2 अभी मत समझो, ठीक है ना, नॉर्मली समझो। फिर मैंने कहा यहाँ पे 26 है, तो एक, दो, तीन, चार,
4 बच्चों के, 4 बच्चों के क्या है 26 नंबर, 4 बच्चों के क्या है 26 नंबर। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर 3 आ गया आपका इसका 19 वाले का, 26 वाले का आपका यहाँ पे 4 आ गया, 25 वाले का आपका यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब 20 नंबर देखे मैंने कितने हैं, 1 2 3 4 है, ये भी 4 है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 तो मेरे यहाँ आ गए, एक मेरा यहाँ गया और एक मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, बेसिकली 25 का ये एक ही लिए रखा है, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये बच्चा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, कंफ्यूजन है इसमें तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ना ये आधा ही सॉल्यूशन मेंशन है, इसमें ना थियोरी भी थी वो लिखी नहीं हुई है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ना हम टैली का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके कॉलेज कह रहा हूँ स्कूल में आना है तो ही करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, आपका दिमाग जो है वो खप जाएगा इस चीज़ में। ठीक है ना, तो आप अपने कॉलेज स्कूल टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। अब मार्क्स इन अकाउंट्स देखो सबसे पहले कितने हैं, हमने कहा भैया मार्क्स इन अकाउंट्स आपके ये 25, अरे यार एक तो ना, एक और एक ये 2, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आपका 19 है। अब देखो यहाँ पर आपको बाय वेरिएट चलना है, बाय वेरिएट मतलब 2 वेरिएबल्स ही होने चाहिए, है ना, 2 वेरिएबल्स होते हैं ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1 डाला और एक और डाल दिया मैंने यहाँ पे 20 में। इनका मैं एक एक लेके, सबसे पहले आपको एक एक लेके चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक एक लेके चलना, आपने एक बनाया एक बनाया, ठीक है। अब आपने देखा 19 में कितने हैं, तो 19 में मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में 19 कितने हैं, 3 बच्चों के हैं, एक ये रहा 2 3, तो मैंने एक बनाया, फिर मैंने क्या करा, एक तो ऊपर वाले का ही आया था ना, तो एक तो वही हो गया, 2 और 3, मैं 2 से ज़्यादा कर नहीं सकता, तो मैंने ऐसे करके चला। ठीक है, फिर मैंने कहा 26 में कितने हैं, मैंने कहा 26 नंबर है भैया, 1 2 3 और 4 बंदों पे, 4 के 26, तो एक ये 2 तो हो गए 3 और एक ये 4, ठीक है, ये 4 हो गए। हमें एक एक तो लेके चलना ही है ताकि हम आगे की भी चीज़ों को कन्वर्ट कर सके, आगे भी नंबर हमें देखना है ना, उनको भी तो करना है हमें। तो अभी तो है नहीं कि यहाँ पे 2 कर देंगे तो फिर आगे कैसे करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट गलत हो जाएगा, तो 1 1 लेके चलना है, जहाँ 2 हो रहे अपने आप होने दो। ठीक है, फिर अरे भैया ये क्या आ गया, चलो फिर हमने कहा यहाँ पर हमने ये तो करा 26, अब हमें 20 करना है। अब 20 को भी एक बार ना इकोनॉमिक्स को छोड़ो, एक बार आप ये वाला लेके चलो, अकाउंट्स वाला लेके चलो, पहले एक वेरिएबल लेके चलो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो आपने 25 के 2 लगाए, 26 के अपना 1 2 और एक और लगा दिया। ठीक है, अब 20 का देखा आपने, 1 2 3 है, तो आपने क्या करा, 3 है 4 है, तो 1 2 3 लग गया और एक और आपने और लगा दिया। ठीक है, ऐसी 27 का 1 2 3 4 5 6 6, तो आपने एक लगाया फिर एक लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपने 4 लगा दिया। क्यों लगाया यहाँ पे 4, क्योंकि आपने देखा कि 21 में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, उनमें भी 6 आ रहे हैं, तो 4 4 का तो यही काम हो जाएगा, दोनों का तो इकट्ठे हो गया, तो 4 यहाँ पे हो गए, 5 और 1 6, और यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पे आपने एक और लगा दिया 6 हो गया। ऐसे ही आपने 28 का देखा, ऊपर 1 2 3 और कहाँ 3 ही है बस, ठीक है, 25 तो आपका हो ही गया, तो 3 है, तो एक आपने यहाँ पे लगा दिया था ऑलरेडी 21 का, आपको 2 और लगा दिए। 22 का देखा 1 2 है, 2 लग गए, टोटल क्या ही आ गया। ठीक है, ऐसे ही 19 का है आपका 2 वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इस वे में जो ये प्रिपेयर हो रखा है, आपको बेसिकली टैली करना है, टैली मार्क्स लगाना है। ठीक है ना, वो नहीं है 2 का करना है या क्या करना है, ठीक है ना, आपको टैली लेके चलना है, मतलब टैली कितना हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 1 लगाया 1 1 2, ठीक है, तो 4 है 5 होता तो मैं यहाँ पे ऐसे डंडा लगा देता, लेकिन अभी है नहीं, तो 4 ही लगाया मैंने। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो इस वे में लेके आपको ये चलना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, बाकी इतना ये नहीं देते हैं, ठीक है, स्कूल वाले कटवाई देते हैं मोस्टली, और मैं इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को लगा कि आपको नीड है, आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, अगर आपको नीड होगी तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा,
क्योंकि आपको इस वीडियो में अभी कन्फ्यूज़न हो रही होगी इस लेक्चर में, क्योंकि आपने बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कर लिया है। ये आपका एक्स्ट्रा है, एक तरह से आप करना चाहो कर सकते हो, वरना मत करना, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो, मैं यहीं पे ही हूँ। 2 मिनट तो हुई, 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं हूँ शायद। तो बस अभी एंड होने ही वाली है, जस्ट वो एंड हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ।